पिक्चर में हमने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स हमने डिस्कस कर लिए थे। पॉलीसेक्राइड्स के ठीक है एक दो पॉइंट्स रह गए थे जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर कर लूँ। ठीक है, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। मैं अपने प्रीवियस चैप्टर में अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन क्या है, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और डाइसेक्राइड्स किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो आज हमें डिस्कशन करना था सेलुलोज के बारे में। ठीक है, यहीं से हमारा अब कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, जैसे कुछ यूजेस वगैरह है नीचे, उनको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेलुलोज क्या है। ठीक है, तो अगर हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट्स के केसेस में जो मोस्ट अबंडेंट, जो सबसे ज्यादा परसेंट में पाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज और सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज ही सबसे ज्यादा प्लांट्स में होता है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है परसेंटेज सबसे ज्यादा होना। It is a predominant constituent of cell walls of plant cells. ठीक है, cellulose is a straight chain polysaccharides composed of only beta D glucose units. ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे कि सेलुलोज इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड्स कंपोज्ड बाय ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया है। ठीक है, कि आपको सेलुलोज के बारे में बता देंगे, बोल देंगे बताओ हाइड्रोलिसिस से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो आप नोट डाउन करोगे दैट इज विच आर, ठीक है, जो बीटा डी ग्लूकोज है एक दूसरे में ज्वाइंट है। ठीक है, किस तरह से ज्वाइंट है, दे आर ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, आप जब से कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हुआ है आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का बहुत बार नाम सुना है। ठीक है, इसके बीच में होता है बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, कोई एक ग्लूकोज यूनिट है, इसका हम C1 उठा लिए और जो दूसरा लिए हम उसका C4 ले लिए। ठीक है, एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, हम इसको हम C1 मान लेते हैं, तो ये हमारा C1 है। ठीक है, और अगेन जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका C4 आएगा। ठीक है, अगेन इसका जो फर्स्ट था इसके 4 वाले से ऐड हुआ, अब इसका जो फर्स्ट था अगेन इसके 4th वाले से ऐड होगा। ठीक है, अब इसका भी फर्स्ट होगा, वो भी इसके 4th वाले किसी और को 4th वाले, ऐसे स्ट्रेट चेन चलता रहेगा। ठीक है, अब पता है कि पॉलीसेक्राइड्स में बहुत सारे यूनिट्स ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सीट टाइप के स्ट्रक्चर आप चार्ट बनाते चले जाइए। ठीक है, कोई चार्ट पेपर पे आप जितना बना सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सेलुलोज। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इसमें जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें दैट इज ये मोस्ट अबंडेंट होता है। ठीक है, प्लांट के केसेस में। ठीक है, और इसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिसिस पर बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो C1 एंड C4 में होता है। ठीक है, ऑफ द सेम बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ी सी चीजें हैं, एनर्जी बेसिस पर है ये बेसिकली। ठीक है, देखते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन एनिमल्स बॉडी एज ग्लाइकोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो ये पेपर होने वाला है अभी फर्स्ट टर्म का, इसमें ये पेपर में आ सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बॉडी जो है एनिमल्स बॉडी में किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज, ठीक है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। Because its structure is similar to amylopectin and is rather more highly branched। ठीक है, इसकी जो एमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर मैंने ऊपर प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन जो एक सीड टाइप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन की तरह, ऑल्दो इसमें जो ब्रांचेस जो हैं उससे भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें तो अभी दो ही ब्रांचेस हैं, मतलब इसमें और भी ज्यादा ब्रांचेस होते हैं, मतलब उससे भी ज्यादा ये सीड टाइप जायंट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है।
यही कहते हैं कि सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज मोर हाईली ब्रांच, सबसे ज्यादा हाईली ब्रांच है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल एंड ब्रेन, ठीक है। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ग्लाइकोजन जो है प्रेजेंट इन लीवर, ठीक है, लीवर में प्रेजेंट होता है, मसल्स में होता है, ब्रेन्स में होता है, ठीक है। तो बॉडी नीड्स ग्लूकोज एंजाइम्स ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन, ठीक है। जो जब बॉडी आपकी ग्लूकोज मतलब जो एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट होती है उसको, ठीक है, तो एंजाइम्स जो है ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन द ग्लूकोज, ठीक है। जो एंजाइम्स जो बॉडी में होते हैं उनको क्या करता है कि जब ग्लाइकोजन जो है उसको हो ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, और उसको ग्लूकोज के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद है ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगी, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है ईस्ट एंड फंगी में भी पाए जाते हैं। ये बेसिकली आप चाहें तो ऑप्शनल क्वेश्चन की तरह इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अभी अभी आपने पढ़ा है कि हमें जो एनर्जी जो होती है बॉडी, एनिमल्स बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। जिसे एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। वही एंजाइम्स उसको ब्रेकआउट करते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दे फॉर्म अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। Honey has been used for a long time as an instant source of energy by Vedas, ठीक है। जो वेद जो है, ठीक है, वेद पुराण इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक सिस्टम में जो आप वेद सुने हैं, ठीक है, जो बहुत पुराने हैं हमारे भारत कल्चर के, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। जो बैक्टीरिया जो है उनके सेल वॉल्स एंड प्लांट्स जो है वो सेलुलोज के मेड अप होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि सेलुलोज हो, अभी आपको अगर याद हो तो आप मुझे बताएं कि सेलुलोज जो है किन यूनिट्स में होता है, फॉर्म होता है, बीटा डी, आप इस बात को याद रखें, ठीक है। वी बिल्ड फर्नीचर एटसेट्रा फ्रॉम सेलुलोज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है, ठीक है। तो जो फर्नीचर वगैरह और ये जो बनते हैं वो वुड एंड क्लोथ आवर सेल्फ विद सेलुलोज, सेलुलोज से बनते हैं, ठीक है, कॉटन फाइबर। ये प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, पेपर्स, ठीक है, जो हमारे पेपर, कॉपी पेपर होते हैं, लिक्वर्स एंड ब्रेवरीज, ठीक है। टू एल्डो पेंटोज, ठीक है, दो एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज बताया था आपको, एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा, पेंटोज का मतलब 5 होंगे कार्बन, ठीक है, ठीक है। और डी राइबोज एंड डी डिऑक्सी डी राइबोज, ठीक है, आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड में आपको ये दोनों आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विथ मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स अभी ये लास्ट चैप्टर में बहुत छोटा सा टॉपिक है इसका, ठीक है। और उसके बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लूकोज और सुक्रोज, ठीक है, ग्लूकोज और सुक्रोज जो है सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। बट साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन जो है वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बताइए क्यों, ठीक है, व्हाई दिस हैपन, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, ये सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज आपको पता है, ठीक है, OH होते हैं, ठीक है, 5 OH होते हैं, ठीक है। तो इस पर O माइनस होता है, डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में हम जब डालेंगे, ठीक है, तो ये डेल माइनस, डेल प्लस एंड डेल प्लस, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फ्रुक्टोज एज वेल एज इन सुक्रोज, ठीक है,
कि जितने भी कंपाउंड्स हैं इनके बीच में जो बेसिकली है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ एग्जिस्ट होता है, ठीक है, इसीलिए दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अगर हम बेंजीन की बात करें, अगर हम साइक्लोहेक्सेन या किसी बेंजीन की अगर हम बात करें तो इनमें कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है किसी तरह की। आप वाटर मॉलिक्यूल में जब भी डालेंगे, लेट्स से एच, ये आपका डेल पॉजिटिव होगा, ये डेल नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, ठीक है। अब इस पर तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं जो इस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, क्लास 11 में पढ़ाया था अच्छे से, ठीक है। तो ये थी आपकी रीजन बिहाइंड दिस कि व्हाई सुक्रोज एंड ग्लूकोज आर soluble इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, ठीक है, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। आप अगर इसकी लैंग्वेज लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ग्लूकोज contains 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप, ठीक है। 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। whereas इन सुक्रोज, या फिर आप लिख सकते हैं एंड सुक्रोज contains 8 हाइड्रोक्सिल, ठीक है, 8 हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अब लिख सकते हैं दीज हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फॉर्म H बॉन्डिंग, ठीक है। H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दिस H बॉन्डिंग, ग्लूकोज एंड sucrose are soluble in water. Whereas in case of cyclohexane and benzene, ठीक है, there is no any, there is no any groups present due to which they can form H bonding with water, ठीक है। And hence they are insoluble in water, ठीक है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। अब आपको समझ आएगा, बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल था बस। क्या था कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ग्लूकोज और सुक्रोज के, वो एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट करते हैं वाटर के हिस्से, ठीक है, तो अट्रैक्शन होती है और एच बॉन्डिंग की वजह से वो सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। और अगर साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन अगर देखा जाए तो इनमें कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट हो सके, ठीक है, इसलिए वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। आप नहीं लिखे होंगे तो इसको पॉज करके लिख लेंगे। तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 14.1। अगर हम 14.2 की बात करें, ठीक है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज आ गया, मैंने आपको बताया था पॉलीसेकेराइड जब हमने पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा
लैक्टोज कंपाउंड जो था हमने पढ़ा था डाइसेक्राइड्स में, मैंने आपको बताया भी था कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर ले कि हाइड्रोलिसिस पर क्या क्या ऑप्टेन होता है। ठीक है, लैक्टोज हमने डाइसेक्राइड्स में पढ़ा था। आई थिंक थोड़ा ज्यादा बनाओगे। ठीक है, लैक्टोज का फॉर्मूला क्या था हमारा, जरा बताएं। C12H22O11 एग्जैक्टली, यही था हमारा। इसमें क्या होता था जब हम इसकी फॉर्मेशन में देखे थे कि हाइड्रोलिसिस पर हमें दो तरह कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, एक होता था हमारा ग्लूकोज, और दूसरा था हमारा फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज, बताया, दैट वाज गैलेक्टोज। इसकी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताई थी कि कहाँ चेयर होता है, फिर इसका मैंने हाउ ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी बताया था, हाउ ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, याद है, भूल गए सब। ठीक है, और ना याद होगा तो पिछले लेक्चर को रेफर करिएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज था, डी ग्लूकोज। ठीक है, और ये भी हमारा डी गैलेक्टोज था। ठीक है, और इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा लैक्टोज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर लैक्टोज का हमें दो कंपाउंड मिलेंगे, वन विल बी ग्लूकोज डी ग्लूकोज एंड अनदर विल बी योर गैलेक्टोज। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो आप लिख लीजिएगा कि उसमें एक होगा क्या, एक होगा आपका डी ग्लूकोज और दूसरा होगा डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और थर्ड की बात करते हैं, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इन द पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। ओके, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है कि हम ये कैसे डिसाइड करें, ठीक है, कि एल्डिहाइड एब्सेंट है इन द केस ऑफ पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज। आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बना लेते हैं। सबसे ऊपर होगा आपका फंक्शनल ग्रुप CHO। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि तीसरे नंबर वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लेफ्ट साइड जाता है। ठीक है, बाकी आप राइट में लगा दें, और राइट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए ऐसे ऐसे हम क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका डी ग्लूकोज है, याद है ना स्ट्रक्चर पढ़ना आपको। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो फिफ्थ नंबर वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है, इसके लोन पेयर, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, इसका जो ये लोन पेयर, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और फिर ये H+ इस पर जाके ऐड हो जाता है, तो हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलता है। ठीक है, जब मैंने आपको रिएक्शन ऑफ पढ़ाए थे ग्लूकोज के, याद हो तो। ठीक है, तो सबसे बिलो आपका CH2OH होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आई, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो आपको पहले से ही पता था। अब इसके बाद क्या होता है कि पेंटा एसिटेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इन द पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्रुप, मतलब जो डी ग्रुप है जिसमें पेंटा एसिटेट कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है,
पेंटा एसिटेट कैसे प्रेजेंट होगा बताइए। कि जब इसकी रिएक्शन हम 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड से कराएं, ठीक है, तभी तो हमारा पेंटा एसिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, सॉरी नॉट एसिटिक एसिड से नहीं, हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे इसका। एनहाइड्राइड आपको पता है CH3CO OCOCH3, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसमें 5 मोल से फिर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन होती है। जब मैंने आपको रिएक्शन ऑफ हाउ टू वी चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लूकोज चेक किया था हमने। ठीक है, तो ये हर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ये रिएक्शंस होती है। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूँ। तो ये जब रिएक्शन होती है तो आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, हर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर जो CH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वाटर एसिटिक एसिड के फॉर्म में CH3CO, यहाँ से 5 मोल्स ऑफ COH निकलता है। ठीक है, जब आप रिएक्शन कराते हैं और आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है कि OCOCH। ठीक है, ये रिएक्शन हर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होती है। ठीक है, जहां जहां हाइड्रोक्सिल था ग्रुप, वहां वहां आपका यही ग्रुप आके लग जाएगा। ठीक है, OCOCH3। यहाँ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था हमारा, तो यहाँ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह OCOCH3 हमारा। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपको ऑक्सीजन होगा। ठीक है, बना लीजिए। तो ये है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आफ्टर ऑन रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप मुझे बताएं कि ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना पेंटा एसिटेट जो बना ग्लूकोज का, क्या इसमें कहीं भी एल्डिहाइड ग्रुप है? बिल्कुल नहीं है। बट आप ये एग्जामिनर को कैसे समझाएंगे? आप इसको रिएक्शन फर्दर आप लिखें इसमें कि जब आप रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन से कराते हैं NH2OH से, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, जब आप ये लास्ट स्टेप लिखते हैं तब आप इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को फुलफिल करते हैं। बात समझ में आई? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डी ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 5th नंबर वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप पूरा अटैक करेगा और फिर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएंगे और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको पेंटा एसिटेट ग्लूकोज फॉर्म। तो आई होप आपका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इंडेक्स क्वेश्चन आपको समझ में तो आया था ना? चलिए, समझ में आया होगा बिल्कुल, ऐसे डिफिकल्टी चीज नहीं थी। ठीक है, एक चीज मैं आपको अगर मैं बता दूं और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो तो वो कुछ इस तरह से कि कोई भी एल्कोहल है, ठीक है, ROH, आप इसकी रिएक्शन अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ठीक है, तो आप प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इस एल्कोहल के बेसिस पे आप पिछला जो ग्लूकोज का रिएक्शन थे उसका आप आंसर कर सकते हैं। वो किस तरह से कि RO, ठीक है,
अब इस बॉन्ड को तोड़ दें, ठीक है। आप ये वाले भी तोड़ सकते हैं, ये वाले भी, सिमेट्रिकल कोई भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसका एक हाइड्रोजन छोड़ दें, तो इसका ये हाइड्रोजन इससे लग करके आपका एसिटिक एसिड बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और अब ये जो RO है इसके CO से ऐड हो जाएगा, तो COCH3 बन जाएगा, ठीक है। यही आपका पिछले जो मैंने अभी भी रिएक्शन पेंटास्टेट के लिए किया था एसिटिक एनहाइड्राइड से, यही आपकी रिएक्शन थी। वहाँ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, तो 5 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड यूज हुआ और 5 मोल ही आपका एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हुआ। बात समझ आई? और समझ में आई हो तो क्वेश्चन नंबर 14.3 तक तो इंडेक्स क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो अब यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स खत्म होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने जितना डिस्कशन इंपॉर्टेंट था हमारे सिलेबस के हिसाब से उतना हमने कर लिया। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट्स और ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है तो बेसिकली बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, रिसर्च बेस्ड है। आज भी इस पे कई सारे रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी ऐसे इंसान को जानते हो जो PhD वगैरह करता हो तो आप उससे पूछे तो आपको बताएगा कि इस पे एक एक टॉपिक्स पे आज भी रिसर्च होता है, 5-5 साल 4-4 साल के PhD किए जाते हैं इस पे, ठीक है। वेल हमारे काम का वो नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन। आइए स्टार्ट देखते हैं कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम, ठीक है। लिविंग सिस्टम में जो मोस्ट अबंडेंट है दैट इज प्रोटीन, ठीक है। हम हर रोज की केसेस में भी देखते हैं, डेली लाइफ में भी कि प्रोटीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, ठीक है, मिल्क हो गया, चीज हो गया, पल्सेस हो गए, पीनट्स हो गए, फिश, मीट एक्सेट्रा। they occur in every part of the body and form the fundamental of basis of structures and functions of life. They are also required for growth and maintenance of body. What protein is derived from Greek word that is proteo, ठीक है। ये जो ग्रीक वर्ड है इसे ये डिराइव किया गया, which means primary or of primary importance, prime importance, ठीक है। All proteins are polymers of alpha amino acids, ठीक है। प्रोटीन्स जो है अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। तो आपको इससे दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन घुमा के दो तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यह सकता है कि जो मोनोमर्स है, ठीक है, या फिर आप एक क्वेश्चन आपको ये ऑल प्रोटीन्स आर, ठीक है, आपको ब्लैंक स्पेस दे करके और पूछ रहा है कि अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर है, ठीक है, या किसी और प्रोटीन ऐसे कंपाउंड्स बना दिए थे बीटा अमीनो एसिड्स, तो डिफरेंट, ठीक है। तो एक तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे उसमें पूछ दिया जाएगा कि विच वन इज द मोनोमर ऑफ अल्फा एमिनो, सॉरी मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो अल्फा एमिनो एसिड मोनोमर्स को आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मोनोमर्स वो होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जो जब वो ज्वाइन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, उसे हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो मोनोमर्स जब एन मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं तो आपका पॉलीमर फॉर्म होता है, ठीक है, पॉलीमर फॉर्म। तो एमिनो एसिड्स कंटेन्स एमिनो ग्रुप, जिस एमाइन ग्रुप, ठीक है, NH2 है, ठीक है, एमिनो ग्रुप होता है, एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, NH2 और C डबल बॉन्ड OH जो है सेम कार्बन पर होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एमिनो ग्रुप with respect to carboxyl group, the amino acids can be classified as alpha, beta, gamma, delta, and so on. ठीक है, only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of proteins. ठीक है, आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लेंगे। Okay. Only alpha amino acids are obtained on hydrolysis of proteins.
दे मे कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, वो जो है कोई और भी ग्रुप्स ऑप्टेंड हो सकते हैं, बट जो हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमें ऑप्टेंड होगा दैट विल बी ओनली अल्फा एमिनो एसिड्स। ऑल अल्फा एमिनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम्स। ठीक है, which unusually reflect the property of that compound or its sources. Glycine is so named since it has sweet taste. ठीक है, ग्लाइसिन। ठीक है, एंड ट्रायोसिन was first obtained from cheese। ठीक है, एमिनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ 3 लेटर सिंबल। ठीक है, 3 लेटर सिंबल से जनरली ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। Sometimes 1 letter symbol is also used. Structure of some commonly occurring amino acids along with their 3 letters, but 1 letter symbols are given in table 14.2. एक ये टेबल गिवन है 14.2। ये आपका नेचुरल एमिनो एसिड ग्लाइसिन है। ठीक है, एलानिन है, वेलाइन है, वेलिन आप कर सकते हैं, ल्यूसीन है। ठीक है, ये 1 लेटर कोड है इसका। ठीक है, और ये 3 लेटर सिंबल है। ग्लाइसिन को GLY लिखा जाता है, ग्लाई, अलानिन को अला, वैलिन को पाल, ल्यूसीन को ल्यू। ठीक है, अभी आगे भी है। ठीक है, तो बेसिकली उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं। अबाउट 20 एमिनो एसिड्स। ठीक है, अबाउट 20 एमिनो एसिड्स डिस्कशन करने हैं। ठीक है, लगभग 20 एमिनो एसिड्स में डिस्कशन करने हैं। हमारा जो है जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन 20 एमिनो एसिड्स में अगर हम ध्यान से देखें, अभी हम जो टेबल है उसमें भी डिस्कस करेंगे कि मोस्ट ऑफ देम जो है दैट इज 1 डिग्री एमिनो एसिड। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा है दैट इज 1 डिग्री एमिनो एसिड। ठीक है, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एमिनो एसिड्स की, या हम प्रोटीन्स का, हम एमिनो एसिड में प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो इसे 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा इसेंशियल प्रोटीन। ठीक है, अगर आप इस टेबल में ध्यान से देखें तो ये जो दोनों स्टार किए गए हैं, ये वेलिन, वेलाइन और ल्यूसीन जो है, ये जो स्टार किए गए हैं, स्टार मतलब ये इसेंशियल है। ठीक है, इसेंशियल एमिनो एसिड्स, सॉरी इसेंशियल प्रोटीन्स। ठीक है, एक तो इसेंशियल होता है, दूसरा होता है इसका जस्ट अपोजिट नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स। एंड जो थर्ड होता है दैट इज सेमी इसेंशियल प्रोटीन। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ में आया? ये बड़ा ही छोटा सा टॉपिक। ठीक है, तो अब इस टेबल को हम फर्दर रिज्यूम करें तो उसमें क्या है कि फिफ्थ हमारा आइसोल्यूसिन। ठीक है, फिर ये भी इसेंशियल है। ठीक है, आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है, और ऐसे टोटल हमें 20 जो हैं पढ़ने हैं। ठीक है, ये 20 और ये स्टार वाले हैं यहाँ पर देखिए गिवन है।
ठीक है, स्टार जो है वो इसेंशियल एमिनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जितने भी स्टार किए गए हैं, ये हिस्टिडीन हो गया, ठीक है, या ये ट्राइप्टोफैन हो गया, ठीक है, ये थ्रियोनाइन हो गया, लाइसिन हो गया, अर्जिनिन हो गया, ठीक है, ये सारे जो है इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। बात समझ आई? अब अगर आप ये पूछें कि क्या ये सारी आपको याद रखनी होगी विथ स्ट्रक्चर और थ्री लेटर, ठीक है, थ्री लेटर के साथ, और वन वर्ड के लिए, वन लेटर के लिए इसको कैसे किया जाता है, तो मैं कहूँगा इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको इतना जरूर याद कर सकते हैं कि जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो इसेंशियल एमिनो एसिड्स है उनका नाम आप याद रख लें, और अगर पॉसिबल हो तो उनका स्ट्रक्चर भी, ठीक है, तो ये आपका ये गिवन। अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो इतना सफिशियंट होगा। इस टेबल से आप पूरा टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो स्टार मार्क जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स है आप इनको याद रखें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, अभी मैंने आपको बताया कि तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। इनको हम एसिडिटी के बेसिस पर भी क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल। इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप मेक्स इट न्यूट्रल, ठीक है। अगर दो एमिनो ग्रुप है, ठीक है, दो NH2 ग्रुप है और दो ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसे हम न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है, न्यूट्रल एमिनो एसिड, ठीक है। अब आपको एसिडिक और बेसिक वाला ऑटोमेटिकली समझ में आया होगा, क्योंकि जिसमें ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होगा एसिडिक वो होगा, और जिसमें एमिनो ग्रुप ज्यादा होगा वो बेसिक होगा। मोर नंबर ऑफ एमिनो देन कार्बोक्सिल ग्रुप मेक्स इट बेसिक। मैंने अभी भी बताया कि नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप्स अगर ज्यादा है नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, तो वो कंपाउंड किसका होगा? बेसिक एमिनो एसिड होगा, उसे हम बेसिक एमिनो एसिड बोलेंगे। ठीक है, वेर एज अगर नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप इज लेस देन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर ज्यादा है, तो ये एक आपका एसिडिक एमिनो एसिड के फॉर्म में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। समझ में आया होगा आपको? नेक्स्ट क्या है कि द एमिनो एसिड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड दोज व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ठीक है, एंड मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट आर नोन एज इसेंशियल एमिनो एसिड। देखिए, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स में फर्क क्या है, ठीक है। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, इसेंशियल मतलब क्या होता है? जो मोस्ट मतलब रिक्वायर्ड हो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो नॉन इसेंशियल हम उसे बोलते हैं जो हमारी खुद बॉडी ही प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है, उसे हम एक्सटर्नली लेना नहीं चाहिए, तब जरूरी नहीं होता है। आप इंटरनली जो है हमारी बॉडी खुद ही फॉर्म करती है, वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। बट इसेंशियल वो होते हैं जो जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है उसका काफी, ठीक है, उसे हम एमिनो एसिड्स इसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। और उसे हम अपने डाइट के थ्रू अपने बॉडी में इनलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब क्लासिफाई किया था कि इसेंशियल नॉन इसेंशियल, ठीक है, इसको क्लासिफाई किए जाते हैं एमिनो एसिड्स को। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। तो ये क्या है कि एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस, ठीक है, जनरली ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, दीज आर वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, हाई मेल्टिंग होती है सॉलिड्स की, एंड बिहेव लाइक अ सॉल्ट रादर देन सिंपल एमाइंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जो एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि इसको जो है एमिनो ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ
एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप। ठीक है, इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और एमिनो ग्रुप भी है, मतलब एक बेसिक ग्रुप भी है और एक एसिडिक ग्रुप भी है। ठीक है, इसी वजह से ये इस तरह के होते हैं, इस सॉल्ट की तरह ये बनते हैं। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपने हाइड्रोजन जो लूज कर देता है प्रोटॉन को, एंड एमिनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन नोन एज ड्यूटेरियम। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड एमिनो एसिड कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन known as deuterium. This is neutral but contains both positive and negative charges. ठीक है, ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, इन ज्विटर आयनिक फॉर्म, ये आपका ज्विटर आयन है, इस साइड में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका ज्विटर आयन। ठीक है, तो इन ज्विटर आयनिक फॉर्म एमिनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। ठीक है, ये एम्फोटेरिक पता है ना आपको, एम्फोटेरिक हम किसे बोलते हैं बिहेवियर, ये एसिड्स एंड बेसेस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी कुछ उसी तरह का बिहेवियर जो इसकी एम्फोटेरिक की तरह है, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है, ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग होता है। ठीक है, बट दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑल अदर नेचुरल अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बट दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। Since the alpha carbon atom is asymmetric, these exist both in D and L form. Most naturally occurring amino acids have L configuration. L amino acids are represented by writing the NH2 group on left hand side. ठीक है, अगर आपको L amino acids को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो आप NH2 ग्रुप को लेफ्ट साइड लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, you have already read the proteins and polymers of alpha amino acids and they are connected to each other by peptide bond। ये कब पढ़ा है? आई थिंक एक पेज आगे आ गया क्या? एक मिनट रुकिए, आज मैं आपको बताता हूँ पेप्टाइड लिंकेज से बोलते हैं। ठीक है, हम पेप्टाइड लिंकेज की बात करते हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। ग्लाइसिन एग्जांपल ले लेता हूँ मैं ग्लाइसिन का। ठीक है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हम NH2 CH2 COOH। ठीक है, ये हमारा ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मैंने अभी आपको बताया क्यों होता है, आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जो भी कार्बन हो, ठीक है, अगर A B C D चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अदरवाइज कोई भी दो तीन या चारों अगर सेम हो जाते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब ग्लाइसिन के केस में देखें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप एंड ये अमीनो ग्रुप, ये दोनों तो डिफरेंट है। ठीक है, बट ये दोनों हाइड्रोजन है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो मैंने अभी सेंटेंस पढ़ा था ना कि ऑल एमिनो एसिड्स एसेंशियल एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव बट ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज द रीजन। ये आपका ग्लाइसिन है बेसिकली। ठीक है, आप अगर इसकी रिएक्शन, ठीक है, मान लीजिए एलानिन से करा, अब उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है आपको बताता हूँ। इसको भी अच्छे से थोड़ा बना देते हैं।
ये आपका है ग्लाइसिन। ठीक है, अगर मैं एलानिन की बात करूं तो एलानिन में कुछ नहीं होता, कुछ खास नहीं होता है, बस शर्त ये जो हाइड्रोजन है एक, इसको CH3 रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो आप इसको बना लें CnH2CH, एक हाइड्रोजन को CH3 जो है रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये आपका क्या है, एलानिन है ये। ठीक है, और ये आपका ग्लाइसिन है। ठीक है, इन दोनों की आप रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, इन दोनों की आप रिएक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर जो NH2 है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाते हैं, -H2O। ठीक है, और आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, NH2CH2। ठीक है, CONH। ठीक है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये आपका CH एंड COOH। ये कंपाउंड आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना अभी अभी, ठीक है, जो नया नया बॉन्ड बना, ये CO और NH के बीच में, ये वाली, इसी को हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, भाई कुछ इस तरह का ही होता है, पेप्टाइड लिंकेज हमें इसे बोलते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप एमिनो एसिड्स की रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो था, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ठीक है, और जो एमिनो ग्रुप था, उनसे वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस होने के बाद आपको जो एमाइड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इसी को हम पेप्टाइड लिंकेज, बॉन्ड होती है, पेप्टाइड लिंकेज हम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यही यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा गया। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एमाइनो ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एमिनो एसिड। ठीक है, आप चाहें तो ग्लाइसिन की रिएक्शन ग्लाइसिन से करा सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो ग्लाइसिन का एलानिन से करा सकते हैं। The reaction between two molecules of similar or different amino acids proceeds through the combination of amino group of one molecule with the carboxyl group of another. ठीक है, this results in the elimination of water molecule and formation of peptide bond. ठीक है, CONH। अभी अभी मैंने आपको बताया, the product of the reaction is called a dipeptide because it is made up of two amino acids. ठीक है, for example, when carboxyl group of glycine combines with amino group of alanine, we get a dipeptide glycylamine। ठीक है, ग्लाइसिल ठीक है, एलानीन आप इसको बोलते हैं, पर आपको बोला जाए कॉमन। ठीक है, तो यही है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें इस पर क्या है, फिर थर्ड एमिनो एसिड कंबाइन टू और डाइपेप्टाइड। ठीक है, डाइपेप्टाइड का मतलब दो हैं। ठीक है, अगर एक और कंबाइन हो जाए तो ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और हो जाए तो टेट्रापेप्टाइड, पांच हो जाए तो पेंटापेप्टाइड, छह हो जाए तो हेक्सापेप्टाइड। ठीक है, when the number of such amino acids is more than 10, then the amino acid residue having molecular mass higher than 10,000 U is called a protein। ठीक है, जब ऐसे ही एमिनो एसिड्स लगातार कंबाइन होते जाते हैं और मॉलिक्यूलर मास काफी हायर हो जाता है, ठीक है, एंड दैट केसेस आप उसे प्रोटीन बोलते हैं। However, the distinction between a polypeptide and a protein is not very sharp. Polypeptide with fewer amino acids are likely to be called proteins if they ordinarily have a well-defined conformation of proteins, such as insulin, which contains 51 amino acids। आप इस पॉइंट को चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, proteins can be classified into two types on the basis of their molecular shape, fibrous protein, ठीक है, एंड एक नेक्स्ट और है
नेक्स्ट है हमारा ग्लोबुलस प्रोटीन। ठीक है, तो इन प्रोटीन्स ये बेसिकली जो भी हैं काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप इसे अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी तरफ से बायोमोलिक्यूल चैप्टर ये खत्म होता है। हाँ आई नो, ऐसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, एंड और भी है आई थिंक हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, और भी 2-3 टॉपिक्स है, वो काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। उन्हें आप चाहें तो 1-2 दिन आप रीड करके खुद से ही तैयार कर सकते हैं। उसमें टीचर की कोई उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ पर जो ज्वेटर आयन तक था जो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एमिनो एसिड्स को हम 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एंड फर्दर उनको एसिडिक भी बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं, न्यूट्रल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है, जहाँ तक इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, वहाँ तक हमने आपको बताया। तो हमारी तरफ से ये प्रोटीन जो टॉपिक है, ये आप नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं प्रोटीन से क्लासिफिकेशन, ठीक है, आप इसको खुद से तैयार करें, एंड कोई खास डिफिकल्ट चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। तो अब ये हमारा बायोमोलिक्यूल की वीडियोस खत्म होती है यहीं पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।